हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 12 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप प्रीवियस पार्ट यानी कि सभी पार्ट को नहीं देखे हैं तो बारी बारी से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक होती है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। यानी कि जो 80% क्वेश्चन होते हैं ना आपके क्वेश्चन बैंक से ही पूछ लिए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन बैंक के जितने भी पार्ट को हम बना चुके हैं सभी पार्ट को जो है ना आप लोग बारी बारी से जरूर क्लास कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड है, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। काफी इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं गत वर्ष में 2019 का दूसरा पाली में पूछा गया था। तो फ्रेंड, यहाँ पे कौन ऐसा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, किससे यहाँ पे पर्यावरण को प्रदूषण हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा साइकिल से चलना या फिर मोटरसाइकिल से चलना या फिर पैदल चलना, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए अगर आप मोटरसाइकिल से चलते हैं तो इससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। यानी कि अब वातावरण इससे क्या होगा दोस्तों, वातावरण इससे हानिकारक पहुंचेगा, क्षति पहुंचाएगा वातावरण में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा पैदल अगर आप चलते हैं इससे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पहुंचता है हमारा पर्यावरण को। अगर साइकिल से भी चलती है तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब मोटरसाइकिल से चलते हैं या फिर बड़े बड़े वाहन से चलते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण में काफी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में जो है ना 2019 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको गंगा में मछली का पालना या फिर गंगा में कपड़ों का धोना या फिर गंगा में अध जले शव को बहाना या फिर गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना, ठीक है। तो फ्रेंड, गंगा प्रदूषण के लिए सबसे उत्तरदायी क्या क्या चीज है। अगर गंगा में कपड़ों को धोते हैं तो इससे गंगा प्रदूषण होगा। और गंगा में यहाँ पे जल शव का बहाना यानी कि जो गंदे जल गंगा में बह जाती है तो इससे भी गंगा जल क्या होगा दोस्तों, प्रदूषित हो जाएगी। और गंगा में रासायनिक जो अपशिष्ट उत्सर्जन पदार्थ होते हैं, जो बड़ा बड़ा उद्योग होता है, उससे अगर गंगा जल में उसका रिसाव होता है तो इससे भी बहुत ही बड़ा यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है गंगा में, ठीक है। लेकिन गंगा में मछली वगैरह पालते हैं तो इससे गंगा प्रदूषण नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि गत वर्ष में 2019 का दूसरा पाली एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2028 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे हम आपको लाइव प्रूफ देंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया हिमाचल प्रदेश की या फिर तमिलनाडु की या फिर केरल की, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कर्नाटक की। तो फ्रेंड, ये जो सुरंगम है ना ये केरल राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते गत वर्ष में 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया एडिस या फिर सुरंगम या फिर आहार, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कट्टा। तो फ्रेंड है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को हम लोग क्या कहते हैं तो एडिस कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो देख सकते गत वर्ष में 11 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, यानी कि किसने दिया। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया लेमार्क ने, या फिर अरस्तू ने, या फिर डार्विन ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया स्पेंसर ने। ठीक है, तो फटाफट से आप लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाके भी कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत जो दिया था ना, किसने दिया था, तो डार्विन जी ने दिया था। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। काफी इंपोर्टेंट है, गत वर्ष में 2020 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर राजस्थान में, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड ये जो टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया था ना दोस्तों, किस प्रदेश में किया गया है वही आपको बताना है। तो उत्तराखंड में निर्माण किया गया टिहरी बांध का। यहाँ पे बी ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध, यानी कि ये टिहरी बांध जो है ना दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जैव विविधता के विशिष्ट यानी कि हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं। काफी इंपोर्टेंट है, 19 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, जंगल, या फिर वन, या फिर जंतु, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया दावा। ठीक है, तो फ्रेंड जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को हम लोग क्या कहते हैं वही आपको बताना है, तो वन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यक है। काफी इंपोर्टेंट है, 14 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड वनों को संरक्षण यानी कि वनों का मेंटेनेंस करने के लिए कौन सा प्रक्रिया को कंट्रोल करना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पेड़ की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, फिर अतिचारण, या फिर खनन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है ये सभी। तो फ्रेंड वनों को संरक्षण के लिए जो ना दोस्तों पेड़ की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और ये खनन को नियंत्रित करने की आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। काफी इंपोर्टेंट है, गत वर्ष में 2020 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एक दिशीय, या फिर द्विदिशीय, या फिर बहुदिशीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया किसी भी दिशा में। ठीक है, तो फ्रेंड पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना एक दिशीय होता है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि एक ही दिशा में होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही टॉप लेवल के प्रश्न यहाँ पे हम इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसलिए क्लास काफी शानदार है। तो देख सकते हैं खास करके ये प्रश्न जो है ना 2022 का, यानी कि इस वर्ष आया हुआ है, 2022 का दूसरा पाली में पूछा गया था, और 18 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में तो पूछा जा ही चुका है। ठीक है, 2028 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा समूह दिया गया है, तो कौन ऐसा समूह है जिसमें जो है ना दोस्तों जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो ऑप्शन ए में आपका दिया घास, पुष्प तथा चमड़ा। ये क्या होगा दोस्तों, मिट्टी में इजीली अपघटित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया घास, लकड़ी, ये दोनों तो मिट्टी में अपघटित हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी में अपघटित नहीं होगा, यानी कि ये जैव निम्नकरणीय कचरा नहीं, यानी कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं तो फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस। ठीक है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों कि ये मिट्टी में जो है ना अपघटित ये भी हो जाएगा। ठीक है, और लकड़ी यहाँ पे देखिएगा केक, लकड़ी, घास, ये भी मिट्टी में अपघटित हो जाएगा, यानी कि ए तो अपघटित हो जाएगा, सी भी अपघटित हो जाएगा मिट्टी में, और यहाँ पे केक, लकड़ी एवं घास ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों मिट्टी में अपघटित हो जाएगा। लेकिन जो जैव निम्नकरणीय पदार्थ ये तीनों है, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहता है कि कौन जो है ना अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, तो यहाँ पे घास, लकड़ी और प्लास्टिक हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए, सी और डी ये तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों जैव निम्नकरणीय पदार्थ हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में एक चीज कर लेते हैं कि कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है, ठीक है, नहीं है लिखा हो रहा था, तो आप जो है ना यहाँ पे ऑप्शन बी टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे ए, सी, डी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। ठीक है, जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोट्स में नोट्स कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे क्लास 10 के सभी विषयों का यहाँ पे क्लास करा लेते हैं क्वेश्चन बैंक का, तो हम जो है ना दोस्तों फाइनल जो है ना मॉडल पेपर फाइनल PDF हम यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बता देंगे कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का PDF भी देने वाले। ठीक है,
तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। 18 का दूसरा सीटिंग में पूछा गया था और 19 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा तो जो घास होते हैं ना, घास को कौन खाते, बकरी खाते। ठीक है, और बकरी को कौन खाते दोस्तों, मानव यानी कि हम लोग खाते। ये तो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगर यहाँ पे घास, गेहूँ और आम, ये तो आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते। आप कैसे चेक कीजिएगा, तो सिंपली जैसे हम बोले, जैसे घास को कौन खाता है, बकरी खाता है, और बकरी को हम लोग खाते हैं यानी कि मानव खाते। तो यह एक प्रकार का आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए, सी और डी को चेक कर लीजिएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये तीनों आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करते। कैसे नहीं करते, जैसे कि बकरी, क्या बकरी को कभी गाय खा सकता है, नहीं। क्या कभी गाय को हाथी खा सकता है, नहीं। ये तो आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन डी में आपका दिया गया है घास, मछली तथा बकरी, ये भी आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाया जाता है। देख सकते हैं गत वर्ष में 11 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था और 20 का दूसरा सिटिंग एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ओजोन परत जो है ना दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है, वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है वायुमंडल के निचली सतह में, या फिर वायुमंडल की ऊपरी सतह में, या फिर वायुमंडल के मध्य सतह में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो ओजोन परत होती है ना, ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह होती है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत कौन होती है, ओजोन लेयर। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, तो ओजोन का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है, O3 होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। ठीक है, कौन ऐसा अवशेषी अंग है जो यहाँ पे मानव में पाया जाता है। देख सकते हैं 19 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था और 20 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मानव का जो अवशेषी अंग हो जाएगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में 21 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मटर का पौधा का चयन किसने किया था, तो यही ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल के प्रश्न देख सकते हैं 18 का दूसरा श्रेणी में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया चार्ल्स डार्विन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर जेसी बोस ने, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था ना, किसने किया था, वही आपको बताना है। तो किसने किया था दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किया था। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको खराब जल में, या फिर शुद्ध जल में, या फिर गंदा जल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं ना दोस्तों, किस तरह के जल में पनपते हैं, वही आपको बताना है। तो शुद्ध जल में पनपते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं मादा एनोफिलिस, किस तरह के जल में पनपते हैं, वो होता है दोस्तों गंदा जल में पनपता है। ठीक है, चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि समजात अंगों के उदाहरण है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 17 का कंपार्टमेंटल में, फिर ये प्रश्न 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, 19 का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न 2023 के लिए स्पेशली बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, उसको जो है ना उसको याद करते रहिएगा। ठीक है, इससे आपको रिवीजन करने में काफी इजी होगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि समजात अंगों के उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो समजात अंग होगा ना, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद यानी कि आगे वाला पैर, वो क्या होते हैं, समजात अंग के उदाहरण होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताना है कि
कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। देख सकते हैं गत वर्ष में खास करके ये प्रश्न जो है स्पेशली 2022 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि इस वर्ष आया हुआ था, और इनके साथ साथ 20 का फर्स्ट सीटिंग में तो पूछा जा ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज, और ऑप्शन डी है इमाइलेज। तो फ्रेंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें लाइव चैट में फिर कमेंट सेक्शन में जाके भी कमेंट्स कर सकते हैं। इससे हमको पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, तो फ्रेंड वो होता है आपका लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त हो सकती है, यानी कि अधिक ऊर्जा मुक्त कौन सा शोषण में होती है। खास करके ये भी प्रश्न जो है 2022 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, 20 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा शोषण है जिसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो फ्रेंड वो होता है आपका वायवीय शोषण, यानी कि ये जो वायवीय शोषण होते हैं ना ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, और दोस्तों ये जो अवायवीय शोषण होती है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 20 का दूसरा पाली में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मस्तिष्क या फिर तंत्रिका या फिर मुख या फिर स्पर्शक। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, यानी कि फ्लोएम उत्तक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है, या फिर फ्रक्टोज के रूप में, या फिर लैक्टोज के रूप में होता है, फिर सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड जो फ्लोएम उत्तक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है ना किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 20 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि 23 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। देख सकते हैं 19 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं ना उसमें समूहों की संख्या कितनी होती है, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 वर्ग होते हैं। और दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं उसमें कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। यहाँ पे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं उसकी संख्या 7 होती है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया 18, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि सल्फर परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखिएगा जो सल्फर होते हैं यानी कि गंधक होते हैं, गंधक का जो परमाणु संख्या होते हैं दोस्तों कितना होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 या 8 से कम होगा तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिए, उसके बाद लास्ट में जितना बचता है ना दोस्तों उतना यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे पता चल जाएगा। ठीक है, बृहत्तम सेल में तो यहाँ पे 8 2 10 हो गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि यहाँ पे लास्ट में 6 देंगे तभी तो 16 होगा। तो यहाँ पे बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कोई भी यहाँ पे जो है ना एलिमेंट्स दे देगा, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बनाना है। सबसे पहले आपको जो है ना उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि कितना एटॉमिक नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रथम कक्षा होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर दूसरा कक्षा में 8, इसी तरह यहाँ पे तीसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कितना भरे जाते हैं दोस्तों? 18 भरे जाते हैं, यानी कि 2n² के फॉर्म में। एन का मान यहाँ पे एन का मान कितना लेंगे? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो प्रथम में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 18। तो इस तरह अब इसको जो है ना बनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि देखिएगा दोस्तों कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड जो आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं उसके उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहेंगे? कहने का अर्थ यानी कि कुछ इस प्रकार रहेंगे आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। ठीक है, और दोस्तों जो आवर्त सारणी की जो क्षैतिज कतार होती है
क्षैतिज स्तंभ होते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। और जो वर्गों की संख्या होती है, कितने वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, 18 वर्ग होते हैं। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की जो संख्या होती है, कितने आवर्त होते हैं, 7 होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 16 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अम्लीय धातु या फिर क्षारीय धातु या फिर अक्रिय गैस या फिर मिश्र धातु। ठीक है, तो फ्रेंड जो मतलब आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना दोस्तों, वो क्षारीय धातु होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना प्राय में खो जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लास्ट में यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे भूल जाते हैं लाइक करने के लिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न एक रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। ठीक है, तो कौन तत्व है दोस्तों, हीलियम तत्व है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो हीलियम तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, हीलियम एक प्रकार गैस होते हैं जो कि काफी हल्के गैस होते हैं। 15 का यहाँ पे दूसरा वाली में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 15 का दूसरा वाली में पूछा गया था। ठीक है, तो मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं वही आपको बताना है। तो 4 सह संयोजक बंधन होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। देख सकते हैं गत वर्ष में 13 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है और 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड जो आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं उनके तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है ना दोस्तों, क्या है, परमाणु संख्या, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमोनिया के नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात है। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अमोनिया का अनुसूत्र, तो क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है दोस्तों, NH3। तो यहाँ पे N के लिए यहाँ पे कितना अनुपात हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 3 परमाणु तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा परमाणु की संख्या का अनुपात, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 12 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में ये प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, यानी कि ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी होते हैं उसमें वर्गों की संख्या और ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की जो संख्या होती है दोस्तों, जिसको हम लोग वर्गों की संख्या कहते हैं, तो हम आपको पहले बताए तो 18 वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, तो देख सकते हैं 12 का कंपार्ट यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है और 18 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में जो है ना हम लोग क्लास 10 के साइंस का क्वेश्चन बैंक में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से आप हमें कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा कि ये 30% में से आपको पहले से कितना प्रश्न याद था। ठीक है, इसका जवाब आप इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी SW क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं या फिर आपको याद है, तो यहाँ पे जल्दी से जाइए इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी को क्लास का टाइम पता नहीं है तो क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। यहाँ पे डेली क्लास होती है, 1 बजे दोपहर को क्लास होती है जो कि काफ़ी धमाकेदार क्लास होती है, और यहाँ पे 9 बजे रात में क्लास होती है जो भी आप कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये भी होती है। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं इस क्लास में, और यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में तो अभी क्लास नहीं होती है, यहाँ पे बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा, आपको सूचित कर देंगे जब स्टार्ट करेंगे। और इनके साथ साथ दोस्तों 6 बजे शाम में क्लास होती है, तो ये सभी क्लास को जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको सभी विद्यार्थियों को जो है ना आज हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।